हमारा एक ही मकसद था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचें, अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाएँ और उन्हें जागरूक करें, जो आने वाले समय में वो इस चीज़ के लिए सक्रिय। और हमें जो आपस में लड़ाया जाता है, तो जो हम कुर्मी समाज के पास जो ये आरक्षण विरोधी लोग जाते हैं तो कहते हैं कि आपका जो रिजर्वेशन है वो यादवों ने खा लिया, यादवों के पास जाते हैं तो जाटों ने खा लिया। तो तमाम तरीके से जो गुटबाजी की जाती है, जो हमारे साथ जो अन्याय होता है, ये तभी सही मायने में हम सड़क पर संसद में ला सकते हैं कि हमें पता चलिए कि किसका रिजर्वेशन कौन खा रहा है। ये तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। लोग भले ही कहते हैं कृषि प्रधान देश है, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक नंबर पर ये जाति प्रधान देश है और उसके बाद ये कृषि प्रधान देश है। जाति जनगणना की मांग को लेकर लगातार बहुत सारे सामाजिक संगठन ओबीसी के आंदोलन चला रहे हैं। कल तेजस्वी यादव भी मिले प्रधानमंत्री मोदी से, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो विचार करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं इस पूरे जो कास्ट सेंसस होने वाला है उसमें कास्ट का कॉलम डालने के लिए। मंडल आर्मी के नेतृत्व में ये पूरा हो रहा है। ओबीसी समाज के बहुत सारे संगठन हैं। पहले तो आप ये बताइए कितनी लंबी यात्रा और इसका क्या उद्देश्य था? शुक्रिया प्रीतम जी। ये जो यात्रा है ये 270 किलोमीटर लंबी यात्रा है और आज़ाद भारत में असहयोग आंदोलन पहली बार हो रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जातिवार जनगणना है। हमारी मांग है कि इस भारत में जितनी भी जातियां रह रही हैं, चाहे वो अगड़े हों या पिछड़े हों या विस्थापित हों या फिर जो घुमंतू जाति के लोग हैं, तमाम किसान कमेरा तमाम जातियों की जातिवार जनगणना करके उनके जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक किए जाएं। इसका ये मुख्य उद्देश्य है और इसी को लेकर हम लोग लगातार 16 अगस्त से पदयात्रा करके दिल्ली आए हुए हैं और कल इसका जो है एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सैकड़ों संगठन शामिल होंगे और अगला जो कदम होगा उसको डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए कैमरे पे। जी, मेरा नाम शार्दुल विक्रम निषाद है और मैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और मैं भी एक संगठन चला रहा हूँ, ब्लैक पैंथर्स ऑफ इंडिया। और इस संगठन के माध्यम से जब मुझे जानकारी मिली कि ऐसा कार्यक्रम होने वाला है तो मैं अपने 10 एक साथियों के साथ आने वाला था। थोड़ा वो बाढ़ के क्षेत्र की वजह से होने की वजह से वो नहीं आ पाए, तो मैं स्वयं बाढ़ क्षेत्र में मेरा पर पूरा घर डूबा हुआ था, उसके बावजूद भी मैं इसी असहयोग यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आया, क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है, हमारे बच्चों की भविष्य से जुड़े हुए हैं। और जब ये सारी चीज़ें अगर गड़बड़ हो जाएंगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को भविष्य में क्या जवाब देंगे, वो पूछेंगे तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसके लिए हमसे रहा नहीं गया और हम लोग यहाँ आ गए। कहाँ से लेकर कहाँ तक अभी तक आप लोग यात्रा कर चुके हैं? आप अपना परिचय भी दीजिएगा और संगठन का भी। मैं ओबीसी प्रभात सिंह, राष्ट्रीय सचिव ओबीसी महासभा भारत। और इसमें जैसे अनुरुद्ध जी सब लोगों सब संगठनों का सक्रिय सहयोग रहा है, तो हमारा उद्देश्य ये था। अभी ज़्यादातर क्या होता है, ओबीसी के मुद्दों को जो है एलीट क्लास के ड्राइंग रूम में चर्चा का विषय नहीं बनता है, ठीक है, और वो चीज़ों को छुपाते हैं। और हमारा उद्देश्य ये था गाँव में, जहाँ हमारे तबके के ज़्यादातर लोग गाँवों में रहते हैं, छोटे छोटे कस्बों में बसते हैं, कम से कम उनसे जुड़े हुए मुद्दे उनके तक पहुँचें, ये संपर्क साधने का हमारा प्रयास था। और काफ़ी गाँव में काफ़ी लोगों से हम लोगों को अच्छा बहुत सक्रिय सहयोग मिला है और एक अच्छा उनको लगा कोई तो कुछ करने वाला है। अभी आप इससे पहले देखेंगे जाटों को गोली मार दिया जाता है, गुजरों को गोली मार दिया जाता है, ठीक है, और अपने जितने भी हमारे मेहनत का समाज के लोग जो है, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ करते हैं, उनके सीधा गोलीबारी या इस प्रशासन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब कभी उनकी बात आती है तो उनके तरफ कभी गोली आपको दिखता नहीं है, ठीक है, सिर्फ मरने वाले हमारे लोग हैं, जो जितने मेहनत कश लोग हैं। इसमें सब मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देख, किसान की जो आय अगर आप देखेंगे तो 1500 रुपये क्विंटल अगर गेहूं है, लेकिन उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। अगर मान लीजिए सेंसस हो जाता है, जाति जनगणना, तो उससे क्या लाभ होगा ओबीसी समाज को? देखिए, अभी क्या है, जो अभी डिपार्टमेंट जो काम होता है, ठीक है, तो अभी जो 1931 के आंकड़े को आधार मान करके जो है जितने भी डिपार्टमेंट SC ST के हैं, SC ST OBC और तमाम जितने भी माइनॉरिटी के संगठन हैं, या जितने उनकी आबादी के हिसाब से जो प्लान और प्रोजेक्ट बनते हैं कि किस जाति के समुदाय में कितना बजट उनको आवंटित करना है, ये 1931 के आंकड़े के आधार पर होता है। जब तक सरकार के पास नया आंकड़ा नहीं आएगा तब तक उनको जो जातियाँ हैं भारत में निवास करती हैं, सभी का आंकड़ा उनके पास होगा। तो उनके विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए और उनके हेल्थ के लिए सरकार अच्छी और
एक योजना बना पाएगी जिससे हर किसी लोगों को फायदा होगा। अभी क्या जो योजनाएं जो बन रही हैं वो कागज में बन रही हैं, जिसका वास्तविकता में कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अभी क्लैट में ओबीसी को रिजर्वेशन हमारे नहीं मिलता है। अगर क्लैट में रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये कि हमारे जज नहीं बन पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर नहीं बन पाएंगे। तो एक तरह से अभी आपने देखा कि परसों जो मध्य प्रदेश के अंदर में जो हायर एजुकेशन का आया है, ओबीसी का 91% कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, और जनरल का कितना जा रहा है। तो जब ये इसका मतलब सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि अब अच्छा एक चीज़ ये देखिए कि हमारा विरोधी जितने भी इसमें जितने जो सो कॉल्ड अपने आप को नेशनल चैनल बोल रहे हैं, इसमें कौन सी भाषा बोल रहे हैं, और उसमें देखेंगे 99। आपने एक जिक्र किया कि एलीट वर्ग है जो जिसके टेबल पे ये बातचीत नहीं हो पा रही है, उस एलीट वर्ग की एक जाति भी है और वो ये कहता है कि अगर जाति जनगणना होती है तो समाज में विभाजन बढ़ेगा, समाज में हिंसा बढ़ेगी, लोग ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे। ये तर्क है उनका। वो और दूसरी तरफ आप तर्क दे रहे हैं कि विकास होगा, तो इसमें से किसको सही माना जाए? अब देखिए सबसे बड़ी बात है अभी क्या है, देश में अगर जातिगत जनगणना होगी, वर्तमान परिस्थिति एक छोटा सा वर्ग जो है 3-3.5% के आसपास जो है, जो पूरे सत्ता संसाधनों पर उसने कब्जा किया हुआ है। अगर हम प्रश्न ये पूछते हैं, आईआईटी है, आईएम है, ठीक है, और जितने टॉप के इंस्टीट्यूशन है, हमारे ओबीसी समाज के एक भी प्रोफेसर क्यों नहीं है? और आपको ये पता चलता है कि जैसे जो जितने द्रोणाचार्य हैं, अब द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था, अब ये क्या, ये द्रोणाचार्य हमारे बच्चों को कम नंबर दे करके सब आईआईटी में ड्रॉप आउट हमारे बच्चों का हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर हमारा प्रोफेसर होगा तो उनके जो एजुकेशन एकेडमिक जो काउंसिल्स होगी वो उसमें उनके लिए लड़ेगा। जैसे आपको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे स्किप कर रहा हूँ कि प्रोफेसर और हस्बैंड वाइफ दोनों उनको जेल में डाला गया है, ठीक है। उन्होंने 1 लाख ओबीसी विद्यार्थियों के लिए डीयू में रिजर्वेशन सिक्योर कराया था, ठीक है। तो जब हमारे समाज के लोग उनके बोलने वाले आएंगे, जब प्रोफेसर आएगा तो पीएचडी करवाएगा तो हमारे ज़्यादा लोग बनेंगे, ठीक है, वाइस चांसलर बनेंगे। अभी स्थिति वो काटा जा रहा है क्योंकि अभी क्या है कि रिजर्वेशन कहाँ था, 3rd और 4th क्लास में था। ये एक पूरी साजिश हो रही है कि ओबीसी को इंस्टीट्यूशंस में और इन सब में घुसने से रोका जाए और एक जो खास तबके का वर्चस्व बना हुआ है वो बना रहे। आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं शिवरतन सिंह यादव, फिरोजाबाद से, क्रांतिकारी पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय संयोजक। जाति जनगणना अनिवार्य है इस देश में, क्योंकि कई समय पर 2011 में जो जाति जनगणना जो कांग्रेस पार्टी ने कराई थी उसके आज तक सार्वजनिक आंकड़े नहीं किए गए। तो हम चाहते हैं कि जो हमें जातियों में बांट कर और हमें जो आपस में लड़ाया जाता है, तो जो हम कुर्मी समाज के पास जब ये आरक्षण विरोधी लोग जाते हैं तो कहते हैं कि आपका जो रिजर्वेशन है वो यादवों ने खा लिया, यादवों के पास जाते हैं तो जाटों ने खा लिया। तो तमाम तरीके से जो गुटबाजी की जाती है, जो हमारे साथ जो अन्याय होता है, ये तभी सही मायने में हम सड़क पर संसद में ला सकते हैं कि हमें पता चलिए कि किसका रिजर्वेशन कौन खा रहा है। ये तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। इसलिए हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रहेगा। आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं सुधीर यादव, पत्रकार, अरे क्रांतिकारी पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति से हूँ। क्या रिस्पांस रहा जब आप पदयात्रा कर रहे थे, असहयोग पदयात्रा? जनता का क्या रिस्पांस रहा आप जहाँ जहाँ गए वहाँ पे? असहयोग पदयात्रा का हमारा सबसे मेन मकसद ये था कि उस वहाँ पर लोगों के बीच में पहुँचे, जनता में अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, क्योंकि जो भी जनगणना के लिए बड़ी पार्टियां हैं वो अपने अंदर कार्यालयों में बैठकर करते हैं। हम संघर्षशील हैं और हम सड़कों पर आम जनता के पास करते हैं। हमारा एक ही मकसद था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचें, अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाएं और उन्हें जागरूक करें, जो आने वाले समय में वो इस चीज़ के लिए सक्रिय हो सके। अनुराग जी, एक सवाल आपसे है कि आप बताइए, जो पूरा आप लीड कर रहे थे और आप बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से बातचीत किया होगा आपने, तो उनका क्या रिस्पांस था? लोग जुड़ रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे, जागरूक हो रहे थे या नहीं? देखिए प्रीतम जी, इस मूवमेंट के यात्रा के दौरान हमने डायरेक्ट 1 लाख लोगों को टच किया और उनमें से कम 20,000 लोगों को हमने पंपलेट बांटे और करीब 10,000 लोगों के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में सभा की, अपनी बात रखी। तो दरअसल है क्या कि गांव क्षेत्र में लोगों को यही नहीं पता है कि जातिवार जनगणना है क्या। जो नैरेटिव सेट किया गया है तथाकथित सवर्णों द्वारा या उनके मीडिया द्वारा, उनके नेताओं द्वारा, कि जातिवार जनगणना होगी तो जैसे कि सवाल आपने किया था कि जातिवाद बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। तो वही चीज़ें जब वहाँ सामने आती थी, वो लोग कहते थे अरे साहब जात की बात करेंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा। तो हमने उनसे पूछा कि आप ये बताइए, इतने सालों से, हजारों सालों से ब्राह्मण का कब्जा मंदिर पे है, एक ही जाति का, जातिवाद तो नहीं बढ़ा। उसके बाद जो बनिया है व्यवसाय पे कब्जा किए बैठा, जातिवाद नहीं बढ़ा, तब भी नहीं बढ़ता है ना। और जो राजपूत है वो अपने आप को क्षत्रिय कहता है हमारी जो वो है, हमारा काम है खेती और ज़मीनों पर राज करना और लड़ाई लड़ना, जातिवाद नहीं बढ़ा। इसको भी छोड़िए, आप देखिए कि जब आप शादियाँ करते हैं तो दूल्हा जाति का चाहिए, है ना। एक दलित अगर मंदिर में चला जाए तो जाति के नाम पर उसको भगा दिया जाता है, मारा जाता है। घोड़ी चढ़ जाए, मूंछ रख ले तो उस पर अत्याचार होता है। कई घटनाएं सामने आती हैं। ओबीसी का भी कोई भी व्यक्ति हो तो वो भी अगर रिश्ते करता है तो जाति देखकर ही करता है। सरकार जब आप सरकारी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ठीक है। कोई भी काम ऐसा है ही नहीं इस देश में, ये देश ही जाति प्रधान देश है। लोग भले ही कहते हैं कृषि प्रधान देश है, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक नंबर पर ये जाति प्रधान देश है और उसके बाद ये कृषि प्रधान देश है। तो जब इतना सारा कुछ, जब पूरा सिस्टम सदियों से जाति के आधार पर चला आ रहा है तो जातिवाद नहीं बढ़ा। दूसरी चीज़ आप देखिए कि देश में जाति दंगे कितने हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम या नहीं के बराबर। लेकिन धार्मिक दंगे, बाढ़ है धार्मिक दंगों की, कहीं भी आप देख लीजिए धर्म के आधार पर ही इस देश में दंगे हो रहे हैं। और वो लोग जाति के आधार पर गिनना चाहिए जिससे हिस्सेदारी बटे, उसको नहीं गिनते हैं। धर्म के आधार पर धर्म को गिनते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म से उनको जो है राज करना है, नैरेटिव सेट करना है, दंगे फैलाना है, नफरत पैदा करनी है, ये उनका सिस्टम है। तो जब हमने उनको समझाया कि जातिवार जनगणना जब होगी तो ये आंकड़े निकल के आएंगे, जैसे कह दिया जाता है राजस्थान में जाटों के खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया। अब देखिए राजस्थान में जाटों की संख्या ज़्यादा है, तो कोई भी वैकेंसी निकलती है, जब रिजल्ट आउट होता है तो उसमें जाटों की संख्या अन्य जातियों के मुकाबले कुछ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या ही वहाँ ज़्यादा है। तो जब उनकी संख्या ज़्यादा है तो उनके कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वो उसी लिस्ट को दिखा करके नैरेटिव सेट करते हैं कि देखो आपका सारा आरक्षण जाट खा जा रहा है। अब हमारे लोगों की हालत है कि किसी ने कह दिया कि कौवा कान ले गया तो कान नहीं टटोलेंगे, पीछे भाग देंगे। तो आप एक बार उनसे ये पूछो कि आंकड़े कहाँ हैं, जाटों की संख्या कितनी है। अहीरों का यही सिस्टम यूपी और बिहार में है। कहते हैं कि अहीर पूरा आरक्षण खा के गैर यादव ओबीसी से। तो जो हमारा गैर यादव ओबीसी है वो ये नहीं सोचता, ये नहीं पूछता कि आंकड़े दो, ठीक है। तो वो उनकी बात पे भरोसा कर लेता है और इसको लेकर ओबीसी में एक विघटन बना हुआ है। दूसरा, इन्होंने एक नया सिस्टम जो अभी ये कह रहे हैं कि ओबीसी को कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। आप हाँ यूपी में आप कैटेगराइज करिए, हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आपने ये कैसे तय कर लिया कि कुछ जातियां बाकी जातियों का हिस्सा खा गई और बाकी को मिला नहीं, ठीक है। किस आधार पर आपने तय किया? आपके पास आंकड़े हैं क्या? अगर आंकड़े हैं तो सार्वजनिक करिए, नहीं है तो कैटेगराइज बेशक करिए, लेकिन पहले सेंसस करिए, कास्ट सेंसस। यदि जातिवार जनगणना नहीं होगी तो हम लोगों ने ये पूरा मतलब योजना बनाई है, इस पर हम लोग बड़ा मूवमेंट करने जा रहे हैं। अगला मूवमेंट हम बिहार में करेंगे, ये हमने तय कर लिया है, फाइनल है सब कुछ। तो पूरी तरीके से हम इसको असहयोग करेंगे, यानी कि सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो जनगणना का बहिष्कार करेंगे। और हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। अगर कास्ट सेंसस नहीं होता है, जातियों की गिनती नहीं किया जाता है, तो फिर हम चुनावों को भी तब तक नहीं होने देंगे जब तक सेंसस नहीं हो जाता, जातिवार जनगणना नहीं हो जाती। चुनाव का भी बहिष्कार, चुनाव का भी बहिष्कार होगा। इसके लिए हम तैयार कर रहे हैं लोगों को, और लोगों को जब हम बात बताते हैं तो लोग समझ रहे हैं, हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। ये देखने को मिला, क्योंकि नैरेटिव जो सेट कर दिया गया है उसको निकालना है तो लोगों को उनकी लोकल भाषा में हमें समझाना पड़ता है, सीधी देहाती भाषा में समझाना पड़ता है, तब उनको समझ में आता है। लोग समझ रहे हैं आपकी बात को, लोग बातों को न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि साथ खड़े हो रहे हैं, ठीक है। बातों को न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि साथ खड़े मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। और मैंने कई जगह शपथ दिलाई है, आपने अगर वीडियो फोटो देखा हो उसमें लोगों को, मैंने गांव के लोगों को, कस्बों के लोगों को शपथ दिलाई है, और उन्होंने ये शपथ ली है यदि जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं होने देंगे। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी कि आपने लोगों को इस तरह कन्विंस कर लिया, एक ऐसे समाज को, जिस समाज को वो कौवा कान वाली बात आप कह रहे थे। तो ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आप इस आंदोलन को और कहाँ तक आगे ले जाते हैं और अंततः सरकार इस पे क्या फ़ैसला लेती है। और ऐसी और बहुत सारी अपडेट और बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।